नमस्कार, आप सभी का स्वागत है पॉडकास्ट ऑन व्हील्स में। और आज हम एक बहुत गंभीर मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हाल ही में जो ग्वालियर में घटना हुई और जिसे नाम दिया गया ऑनर किलिंग का, उस पर हम चर्चा करेंगे आज। और मेरे साथ हैं सुरेश तोमर जी, जो जॉइंट डायरेक्टर हैं महिला बाल विकास में। और स्वागत है आपका, सुरेश जी। हाँ, सुरेश जी, सबसे पहले तो मैं इस जो घटना पर, ये ऑनर किलिंग जो इसका नाम दिया गया है, जो की जात अभी हुई है ग्वालियर में, इस पर आपका मैं रिएक्शन जानना चाहूँगा। एक तो बहुत दुखद है। आश्चर्य तो नहीं होता है क्योंकि मुझे अच्छे से याद है लगभग 8 से 10 साल पहले जहाँ हमारा जो अनुरक्षण गृह था वहाँ पर भी एक समान किस्म की घटना हुई थी। जहाँ पर लड़की अपने मर्जी से विवाह करना चाहती थी और उसके पिता ने और चाचा ने आके उसको अनुरक्षण गृह में छुरा मार के उसकी जान ले ली थी। तो ये बिल्कुल लगभग उसी बात को यहाँ पर इस घटनाक्रम में दोहराया गया है। और दुखद बात यही है कि इसको भी हम ऑनर किलिंग कहते हैं कि ऑनर और किलिंग दोनों एक दूसरे के विरुद्धार्थी शब्द हैं बेसिकली। लेकिन यहाँ पर चूंकि स्त्रियों को एक बराबर का इंसान तो माना नहीं जाता है। इस तरह के परिवारों में, इस तरह के समाज में तो निश्चित रूप से जिस तरह से हम वस्तुओं का अपने सम्मान और ऑनर के लिए उपयोग करते हैं ना कि हम चीज़ें इकट्ठी करते हैं, तो वैसे स्त्रियां भी उसी के लिए होती हैं। लेकिन जब जो स्त्री हमारी इच्छा के विरुद्ध चल रही है, तो अगर उसको वो हमारे सम्मान के रास्ते से उसको हटाया जाएगा तो उसको फिर ऑनर किलिंग कहते हैं। तो बस यही दुर्भाग्यपूर्ण है, विडंबना है, विरुद्धार्थी है। लेकिन यही ये सब चीज़ें हैं जो समाज को नकारात्मक बनाती हैं और इसके दुष्परिणाम हम अपने देखते हैं, अपने आसपास देखते हैं। जी, आपने बताया कि ये जैसे ऑनर और किलिंग, ये 2 विरोधाभासी शब्द है, एक ऑक्सीमोरॉन लगता है। तो इसमें आपको क्या लगता है कि ये समाज इसको ऑनर की दृष्टि से इसका नाम ऐसा दिया गया, इसमें क्या किसी की हत्या करने में किस प्रकार का आदर या सम्मान है? देखिए समाज अपने ढंग से अपनी कुरीतियाँ गढ़ लेता है। उसके अपने उनके अपने ट्रेडिशंस को उस तरह से मान लेता है कि परंपरागत तौर पे चीज़ें चल रही हैं। और स्त्रियों को हमेशा दोयम माना गया है और उनको एक तरह से देखा जाए कि परिवार के जो पुरुष हैं, घर में चाहे जो स्त्री हो, चाहे वो बेटी हो, माँ हो, बहन हो, पत्नी हो, वो एक तरह से पुरुषों के सम्मान के लिए है और पुरुषों के डिस्पोज़ल पर है। तो जहाँ उनको ऐसा महसूस होता है कि ये हमारा जो जीवन जीने का तरीका है, सोचने का तरीका है, उसमें कहीं से आड़े आ रही है। तो ऐसी स्थिति में उनको रास्ते से हटाया जाना ज़रूरी हो जाता है उनके लिहाज से और वो उसकी हत्या कर देते हैं। तो इसमें जहाँ हम जिस इलाके में रह रहे हैं, उसमें ये कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। कम घटनाएँ हुई हैं, समय के साथ चीज़ें बदली हैं, लेकिन इससे हम पूर्णतः मुक्ति पा पाएँगे, इसमें मुझे लगता है कि अभी भी समय है। आपने अगर देखा हो उस बच्चे का वीडियो, जो इस घटना के बाद जो लोगों ने देखा, तो हमने उसके कमेंट्स नीचे जाकर के देखे। और उसमें पिता के समर्थन में जिसने अपनी बेटी की हत्या की, उसको कहा कि सैल्यूट है पिता को और ऐसा होना चाहिए था। उसके समर्थन में 80-90% कमेंट्स, बल्कि इससे भी ज़्यादा उनके समर्थन में आए। तो इससे आप क्या देखते हैं कि क्या हमें आश्चर्य होना चाहिए इस इतने सारे कमेंट्स इस प्रकार के देख के? इस समाज का क्या रिफ्लेक्शन है ये कमेंट? देखिए अगर उसको 80-90% लोगों का समर्थन नहीं हासिल होता और उसको इंस्टिगेट नहीं किया जाता अगर उसकी समाज के द्वारा या उस कम्युनिटी के द्वारा, तो निश्चित रूप से वो ये घटना नहीं करता। क्योंकि वो लगातार उसके ऊपर ये दबाव रहा होगा। पिता एक तो सबसे पहली बात ये है कि उसकी इज़्ज़त को बट्टा लग गया। दूसरी बात ये है कि लोग लगातार उसको कह रहे होंगे कि तुम्हारी बेटी तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध जाके विवाह कर कैसे सकती है। तो उससे उसको और बल मिला होगा और उससे अगर वो एक बार ये निर्णय लेगा भी कि कोई बात नहीं है, मेरी बेटी है, उस लड़के से शादी कर लेगी तो क्या ही बिगड़ जाएगा।
तो उसमें उसका बहुत अपमान होने वाला था। लोग उसको समाज से बाहर कर देते हैं, लोग उसको अपमानित करते हैं, लोग अपने यहाँ जो सामाजिक कार्यक्रम होते हैं उसमें नहीं बुलाते हैं, शादी विवाह में बुलाया जाना बंद हो जाता है। तो उसको लगता है कि एक बेटी के एवज में इतनी सब चीज़ों का को दांव पे नहीं लगाया जा सकता, तो इसलिए बेहतर है कि इस लड़की से ही मुक्ति पा ली जाए और पूरे समाज का समर्थन हासिल कर लिया जाए। जी, और ये उसी का रिफ्लेक्शन है, जो बाकी लोग अगर कह रहे हैं लगातार, जो उसका समर्थन दिखा रहे हैं, तो ये उसी का रिफ्लेक्शन है और कुछ अलग नहीं। तो ये जो क्योंकि समाज का इस प्रकार का रिफ्लेक्शन है, तो अ, ये माना ही जाना चाहिए कि ये जो समाज में एक परिवर्तन की आवश्यकता है। तो मेरा अगला प्रश्न आपसे ये है कि इसमें ये परिवर्तन कैसे लाया जा सकता है? इससे इस प्रकार की घटनाओं को समाप्त कैसे किया जा सकता है? इसके लिए क्या होना चाहिए? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अगर घटना परिवार में हुई है, तो इसके लिए, इस परिवर्तन के लिए इकाई भी परिवार ही होगा। जी। कि हम जब तक परिवार के स्तर पर स्त्री पुरुष की समानता की बात नहीं करेंगे और कोई पुरुष कोई गलत काम कर लेता है, तो उसमें उसका ऑनर जो है ना, वो उसमें से उससे कोई समझौता नहीं होता है। लेकिन जब स्त्री अपनी इच्छा से कोई काम कर लेती है जो बने बनाए मापदंड हैं जो समाज के उसके खिलाफ है, तो वो फिर उसकी वही बात है जो मैंने पहले कहा था कि उसकी इज्जत को बट्टा लगता है। तो बात ये है कि जब तक उसको ये नहीं बताया जाएगा कि स्त्री पुरुष बराबर है, और डीप रूटेड जब तक परिवार में नहीं होगा, परिवार अपने सोचने की क्षमता नहीं बदलेगा, सोचने का तरीका नहीं बदलेगा, तब तक हम इस तरह के जो भी अपराध हैं उनसे मुक्ति नहीं पा सकते। एक चीज़ मैं ज़रूर इसमें जोड़ना चाहूँगा कि एक सामान्य सा शोध है, जो एक विश्वविद्यालय ने किया था, एमआईटी जो है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, उसने किया था, एक शोध किया है। उसने ये पाया है कि जहाँ पर लड़कियों की संख्या कम होती है, लड़कियों की संख्या कम होने के पीछे के कारणों को हम एनालाइज़ करेंगे। लेकिन जहाँ जिस समाज में लड़कियों की संख्या कम होती है, वहाँ लड़कियों के विरुद्ध अपराध ज़्यादा होते हैं। जी। ये भी एक स्वाभाविक सी है। तो ग्वालियर चंबल हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब का कुछ हिस्सा हो गया, राजस्थान का कुछ हिस्सा हो गया, जहाँ लड़कियों की संख्या कम जी। है ना? जो पैट्रियार्की है या जो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी है, जिसमें ऑनर किलिंग जैसी चीज़ें शामिल होती हैं, ये वहीं पर है जहाँ लड़कियों की संख्या कम है। जी। क्योंकि लड़कियों को मारा जाना, चाहे गर्भ में मारा जाए या पैदा होने के बाद मारा जाए, वो भी लगभग इससे कनेक्ट करता है। तो जिन समाजों में लड़कियों की संख्या कम होगी, उन समाजों में महिलाओं के खिलाफ जो अपराध होंगे, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस हो, चाहे सेक्सुअल वायलेंस हो, चाहे महिलाओं की हत्या हो, ये सब उसी से कनेक्टेड चीज़ें हैं। तो हमको जब तक हम पूरा परिवेश नहीं बदलेंगे, तब तक ये चीज़ें रुक नहीं सकती हैं, और केवल कानून के आधार पर नहीं रुक सकती है। कानून सज़ा दिलाने में रहेगा। कानून तो पहुँचा हुआ था वहाँ पर, जी। पुलिस तो वहाँ पर पहुँची हुई थी ना। हुँ। लेकिन पुलिस को भी ये अंदाज़ा नहीं रहा होगा कि ये जो पिता अपनी बेटी को घर के अंदर ले जा रहा है बातचीत करने के लिए, समझाने के लिए, सुलह करने के लिए, ये अंदर जाके उसकी हत्या कर देगा। हुँ। तो हम पुलिस को दोष भी दे सकते हैं कि उनको ये समझना चाहिए था, लेकिन हम पुलिस को पर पूरा दोष नहीं दे सकते कि सब उसी का किया धरा है। क्योंकि उसको उसको भी नहीं उन्होंने असेस किया होगा कि ये अंदर समझाने के बहाने उसकी हत्या ही कर सकते हैं। लेकिन ये हत्याएँ जो होती हैं, ये समझना पड़ेगा कि ये हत्याएँ जो होती हैं, वो समझाने के तरीके में ही शामिल होती हैं। वो जो अनुरक्षण गृह में जो घटना 10 साल पहले हुई थी, उसमें भी पिता और चाचा समझाने आए थे, और उन्होंने, हमारा जो वहाँ पर स्टाफ था, उसको यही कहा था कि हम इनसे बात करके इसको समझाना चाहते हैं, और उसने जब बच्ची ने समझने से मना कर दिया, तो उसकी हत्या कर दी। यहाँ पर भी बच्ची ने समझने से मना कर दिया, उसकी हत्या कर दी। तो ये हमको, जब तक हम इसके पीछे की जो साइकोलॉजी है, जो मनोविज्ञान है, उसको सही संदर्भ में नहीं समझेंगे, तो हम इसको दूर नहीं कर पाए। और ये समस्या है और कठिन है, और इसमें हमको बहुत संघर्ष की आवश्यकता है। ये जेंडर इक्वालिटी के बारे में, समानता के बारे में कई युवाओं को जानकारी नहीं होती है कि ये इनइक्वालिटी भी है। तो शायद कल की सभा में हम आपने बताया कि प्रशासन कुछ इस प्रकार का कुछ करने जा रही है पाठ्यक्रम में, उसके बारे में आप बताएँगे? जी, बिल्कुल। हम बहुत जल्दी मध्य प्रदेश सरकार एक नारी सशक्तिकरण मिशन शुरू करने वाली है। जी। तो उसमें जिन मुख्य मुख्य बिंदुओं पर बात की गई है, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि जेंडर इक्वलिटी और महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराध, जी। इन सब का को एक समग्र तौर पर
हमारे जो पाठ्यक्रम है वो प्री प्राइमरी से शुरू होकर कॉलेज तक जाएगा। कॉलेज में जो आधार पाठ्यक्रम होता है ग्रेजुएशन की क्लासेस में, वहाँ तक जाएगा और हम हर एक क्लास में जेंडर इक्वलिटी से रिलेटेड 1 चैप्टर, 2 चैप्टर उसमें शामिल करेंगे और जिसकी मार्किंग होगी, जिसके अंक मिलेंगे इस बहुत प्रकार अच्छी बात है फिर। तो क्या होगा कि जब वो पढ़ेंगे उसको, अंग होंगे तो निश्चित रूप से वो पढ़ेंगे और हम एक पैरेलल लेवल पर ये भी है कि अलग संस्थाओं के तौर पर भी समाज में, कम्युनिटी में भी इस मुद्दे पर बात करेंगे और कॉलेजेस में शिक्षा के साथ-साथ भी उसको अगर जेंडर इक्वलिटी पढ़ने को मिलेगी, तो निश्चित रूप से मेरा ऐसा मानना है कि मानसिकता में परिवर्तन आएगा। प्रक्रिया बहुत धीमी है, परिवर्तन ऐसा नहीं है कि नहीं आया है, लेकिन उसके कई सारे लेयर्स हैं और उसमें एक लेयर में वो लोग भी हैं जो महिलाओं की विरुद्ध इतने हीनियस क्राइम करते हैं जो अभी हुआ है। इसको ऑनर किलिंग कहा जा रहा है। मैं आपसे ये भी चाहूँगा कि आप उन समाज के लोगों से आप क्या आप कोई संदेश देना चाहेंगे? ख़ास तौर पे उन जगहों पर जहाँ पर ऑनर किलिंग ज़्यादा प्रचलित है। वहाँ के जो लीडर्स हैं, नेता हैं, समाज के अगुवे हैं, अ, उनका भी एक बहुत बड़ा रोल हो सकता है। मैं बहुत सहमत हूँ आपकी बात से और हम पूरा प्रयास करेंगे और हम जल्दी उस कम्युनिटी के जो बड़े नेता हैं या जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनकी सोसाइटी में, उनसे हम व्यक्तिगत तौर पर निवेदन करेंगे कि वो इस पूरे के पूरे मुद्दे को जो बहुत नकारात्मक है, जिससे उनकी कम्युनिटी बदनाम होती है उसमें वो बात करें और इससे मुक्ति पाएँ और बात वही है, परंतु ये एक संकट ये भी है कि जो उनके इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो भी उसी कम्युनिटी से आते हैं। इसलिए ये बहुत कठिन होता है, परंतु चूँकि वे उनमें से बहुत सारे पढ़े-लिखे और समझदार लोग हैं प्रतिष्ठित लोग हैं, जिन्होंने समाज में बहुत योगदान दिया है, कई कुरीतियों से समाज को मुक्त कराया है। तो हम ये कोशिश करेंगे कि सही संदर्भ में उनको कन्विंस करें और वो अपने समाज में इस तरह की बात को फैलाएँ कि अगर एक बेटी की हत्या इस तरह से होती है, तो ये एक नकारात्मक बात है, ये समाज के विरुद्ध है, ये कानून के विरुद्ध है और ये हमारे संविधान की विरुद्ध। और इसमें कोई सम्मान नहीं है, समानता में ही वास्तविक सम्मान है। ये हमको समझना पड़ेगा, ये हमको समझना पड़ेगा कि अब अगर हम अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम अपने समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं और हम अपने आप को स्टेट के प्रति, अपने राज्य और अपने देश के प्रति ज़िम्मेदार मानते हैं, तो हमें ये करना पड़ेगा कि हमको अपने परिवार में बेटा-बेटी के बीच में, स्त्री-पुरुष के बीच में समानता लाएँ। जी, और इससे इतर एक प्रश्न है मेरा, ख़ास तौर पे जब भी 2, 4, 5 बार जब भी मेरी आपसे मुलाकात हुई है, तो कोई ना किसी ना किसी ने ये कमेंट ज़रूर किया है कि आपके अंदर एक स्त्री है। इस प्रकार का कमेंट मुझे सुनने को मिला और आज सुबह जब मैं इसके बारे में सोच रहा था कि ये स्त्री का मतलब क्या निकालते हैं, तो मुझे लगा कि जब मैं व्यक्तिगत रूप से स्त्री के बारे में सोचता हूँ, तो मुझे मुझे संवेदनशीलता समझ आती है, मुझे समानुभूति समझ में आती है, मुझे देख-रेख, देखभाल, स्नेह समझ आता है। तो मुझे लगता है कि इस हिसाब से तो मनुष्य बन अगर किसी को वास्तविक मानवता लानी है, तो उसके अंदर जो ये स्त्री के जो गुण हैं, वो तो होने ही चाहिए। तो कल भी टिप्पणी करते हुए कि आपके बारे में ये कहा गया मन से, तो आप बताएँ कि बिल्कुल, देखिए मेरा ये मानना है कि मैं इसको इस तरह भी कह सकता हूँ कि हुँ, मूल तौर पर मनुष्य जो है ना, हुँ, वो संवेदनाओं से भरा हुआ व्यक्ति है। जी, स्त्री-पुरुष का फ़र्क नहीं है। ये हमारी नर्चरिंग है, ये हमारी परवरिश है हज़ारों सालों की, कि स्त्री के ऊपर पूरी संवेदनाओं का बोझ डाल दिया गया है और जो बहादुरी और इसकी मर्दानगी का जी, जो बोझ है, वो पुरुषों के ऊपर डालती है। तो कई बार पुरुष जो है ना उस बोझ को लेके चलते हैं। हाँ, हर एक पुरुष में एक स्त्री होती है। पुरुष में भी स्त्री के अंदर तो स्त्री होनी ही चाहिए, लेकिन पुरुष के अंदर भी स्त्री होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो स्त्री होनी चाहिए, वो उसका तात्पर्य है कि मूल तौर पर मनुष्य जो संवेदनाओं से भरा हुआ है, वो स्त्री और पुरुष के दोनों के बीच अंदर होना चाहिए। तो मैं ये मान के चलता हूँ, जब मैं ये कहता हूँ कि मेरे अंदर एक स्त्री है, तो इसका तात्पर्य ये है कि मेरे अंदर एक संवेदनाओं से भरा हुआ मनुष्य है। जी, जो स्त्री और पुरुष में किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं करता और हर तरह का एट्रोसिटीज जो भी हैं, शोषण है, हिंसा है, चाहे वो स्त्रियों के विरुद्ध हो रही हो, चाहे वो बच्चों के विरुद्ध हो रही हो या दूसरी आइडेंटिटीज के आधार पे हो रही हो, चाहे वो
माइनॉरिटीज़ के आधार पे हो रही हो, या कोई बड़ा राज्य छोटे राज्य के साथ करता है, किसी भी तरह की हिंसा हो रही है जहाँ व्यक्ति को मारा जा रहा है, जहाँ हत्याएँ हो रही हैं, तो हम उनके साथ उस समाज के साथ खड़ा होना चाहते हैं। ये हमारी मनुष्य के तौर पे संवेदनशीलता है, और इसका प्रतीक जो है ना, वो स्त्री है, जिसको मैं मानता हूँ कि मेरे भीतर है। जी। आपका सुरेश जी बहुत धन्यवाद कि आप अल्प समय के लिए ग्वालियर आए और इस पॉडकास्ट ऑन व्हील्स में हमारे साथ आपने अपनी बातों को रखा। और जो देख रहे हैं हमें, आपको हमारी बातचीत कैसी लगी, और अगर आपके पास कोई प्रश्न है, कोई टिप्पणी है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पे आप लिख सकते हैं। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद आलोक जी, इस पूरी बातचीत के लिए।